हेलो बच्चों, तो देखिए इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स उन कंसेप्ट पर बेस्ड जो कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ना। तो रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। रिजोल्यूशन इन अ प्लेन, इफ अ वेक्टर इज लाइंग इन अ प्लेन, तो एक प्लेन में कैसे हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम एक स्पेस में किसी वेक्टर को, 3 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर को कैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, पर्सन ऑन ए व्हील चेयर इज मूविंग अप ऑन अ रैम्प एट अ कांस्टेंट स्पीड if their combined weight is 900 Newton and ramp is inclined at 37 degree to the horizontal, find the component of weight parallel and perpendicular to incline। मतलब एक पर्सन है जो व्हील चेयर पर है एंड दैट पर्सन इज मूविंग अप ऑन अ रैम्प, ना एक रैम्प, इंक्लाइंड रैम्प पर अपवर्ड मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, ना व्हील चेयर के साथ वो पर्सन जो है रैम्प पर अप दी रैम्प के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड। व्हील चेयर का और पर्सन का कंबाइंड वेट 900 न्यूटन है। ठीक, व्हील चेयर का और पर्सन का कंबाइंड वेट 900 न्यूटन है और ये रैंप जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वेट के कंपोनेंट करने, आपको वेट के कंपोनेंट बताने इंक्लाइंड रैम्प के पैरेलल और परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड रैम्प के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये हमारा रैम्प है, इंक्लाइंड रैम्प, जो कि हॉरिजॉन्टल से, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड, और ये इस तरह से ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से मैं उस पर्सन को और व्हील चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड है इनकी, है ना, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमको कंपोनेंट बताने हैं वेट के, एक तो रैंप के पैरेलल, तो एक लाइन ड्रॉ कर लूं मैं जो रैंप के पैरेलल हो, और एक लाइन ड्रॉ कर लूं मैं जो रैंप के परपेंडिकुलर हो। ये दो एक्सिस कह सकते हैं हम, एक ये परपेंडिकुलर एक्सिस रैंप के इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है ना, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये एक इंक्लाइन के पैरेलल है, इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल एक्सिस। इनके अलावा कंपोनेंट बताने हमको किसके, वेट के। अच्छा, वेट क्या है? वेट हम जानते हैं, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी मासिव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वो फोर्स होती है जिस फोर्स के साथ में अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए वैसे तो हालांकि अर्थ का जो, अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप देखें अर्थ की, तो अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है, लेकिन इस स्फीयर की डायमेंशंस, मतलब इसकी अगर रेडियस देखें या डायमीटर देखें तो इतना बड़ा है कि अगर किसी छोटे रीजन में, जैसे मान लो आप कहीं खड़े हो ग्राउंड पर, तो ग्राउंड को वहां आसपास के एरिया को देखकर आप नहीं पहचान सकते कि ये जो सरफेस है, ये जिस पर हम खड़े हैं ये कर्व्ड होगा, मतलब ये स्फेरिकल होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्फीयर है कि छोटे से एरिया में जो कर्वेचर है सरफेस का वो हम, है ना, नोटिस नहीं कर पाते। तो हमको कोई छोटा सा रीजन, अगर हम मान लो अर्थ सरफेस पर कोई भी छोटा रीजन कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो हमको फ्लैट अपीयर होगा। हालांकि अर्थ स्फीयर है लेकिन वो हमको फ्लैट अपीयर होगा। ठीक है, अर्थ पर अगर हम देखें, मान लो अगर बेसिकली देखें अर्थ पर, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना। मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है या अर्थ के सरफेस पर कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ ये जो फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पर, यही उसका वेट होता है। ठीक है, तो हम देखें स्फीयर पर ये जो वेट लगता है, ये जो फोर्स एक्ट करती है वेट, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर के रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है हमेशा। ठीक है, तो मतलब वेट की डायरेक्शन हम ले सकते हैं कि स्फेरिकल अर्थ पर वेट जो है वो अलोंग द सेंटर, और रेडियस मतलब
टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस एक्ट करता है। अच्छा, ये हम जानते हैं कि अगर इस पॉइंट पर जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाए जस्ट इस पॉइंट को टच करती हुई, तो ये टेंजेंट और अर्थ स्फीयर के रेडियस के बीच में एंगल जो आएगा 90 डिग्री आएगा। हाँ, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी हमने इस पॉइंट को टच करते हुए, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस टेंजेंट के और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन है टेंजेंट की, यही इस पॉइंट पर सरफेस की डायरेक्शन है। तो सरफेस के, स्फेरिकल सरफेस के और रेडियस के बीच में इस पॉइंट पर एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, जो वेट एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट का, वो कैसा आएगा? 90 डिग्री टू दी सरफेस। आ रही बात समझ में? अर्थ जो है वो स्फीयर है, इतना बड़ा स्फीयर है कि किसी छोटे पॉइंट पर आपको उसका कर्वेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप उसको फ्लैट कंसीडर करते हो, है ना। तो ऐसे ही ये पॉइंट है। अब मैं अर्थ के सरफेस को अगर फ्लैट मानूं यहां पर, तो कैसे, वो किस तरह का फ्लैट सरफेस ऑब्जर्व होगा मुझको? तो उसके लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। आपको ऐसा लगेगा, यहां पर देखोगे आप, तो आपको आपके आसपास का एरिया इस तरह का नजर आएगा, फ्लैट। तो जो फोर्स लगेगी, वेट जिसको हम कहते हैं, जो अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा, ये इस सरफेस से कितने डिग्री एंगल पर आएगा? 90 डिग्री। वो हम जानते भी हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है ना। तो चलिए, ये कंसेप्ट हमको समझ में आया कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। हालांकि एक्ट वो करता है अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ उसको, ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, लेकिन क्योंकि अर्थ का कर्वेचर इतना बड़ा है कि हमको लगता है अर्थ का सरफेस फ्लैट है, और जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट भी हॉरिजॉन्टल, हमारा जो ये अर्थ सरफेस है वो कौन सा है? ये है नीचे वाला सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस। तो ऑब्जेक्ट का और इसका, ऑब्जेक्ट मतलब ये जो पर्सन है और व्हील चेयर, इनका जो वेट आएगा ना, मान लीजिए सिमेट्रिकल है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो जो वेट एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। तो यहां पर वेट एक्ट करेगा, और वेट एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर ना, इस डायरेक्शन में, जिससे कि ये एंगल आए, ये हमारा वेट आ जाएगा। ये हमको दे रखा है कितना? 900 न्यूटन। ठीक, ये वेट हमको दे रखा है 900 न्यूटन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये 900 न्यूटन की फोर्स है, वेट है ऑब्जेक्ट। अब हमको इसके कंपोनेंट निकालने हैं, इस वेट के कंपोनेंट करने हैं, किसके अलाउंग? इस परपेंडिकुलर के अलाउंग और इस पैरेलल लाइन के अलाउंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करूं, यहां पर इनको रब कर देता हूं, क्योंकि ये बात तो हमको समझ में आई गई कि वेट की डायरेक्शन क्या होगी। बेसिकली ये मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस। अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, तो जैसे ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक, ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, है ना, ये एंगल 37 डिग्री है। और दो लाइन हमने कंसीडर कर रखी हैं, एक लाइन जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक लाइन जो कि प्लेन के पैरेलल है, इंक्लाइन प्लेन के, रैंप के। ये वेट है जो कि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, और ये वेट जो है ऑब्जेक्ट का, ये 900 न्यूटन है। हमको इसको रिजॉल्व करना है वेट को दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट जो कि हमारा इधर आ जाए और एक कंपोनेंट जो कि हमारा इधर आ जाए, परपेंडिकुलर के अलाउंग और इस सरफेस के अलाउंग। देखिए, ये आप समझते हैं कि अगर वेक्टर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर वेक्टर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा -x हो गया, ये -y हो गया। अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसकी प्रोजेक्शन ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, और इसकी जो y प्रोजेक्शन है,
इसका x कंपोनेंट आएगा प्लस x एक्सिस के अराउंड, y कंपोनेंट आएगा प्लस y एक्सिस के अराउंड। लेकिन वहीं अगर ये वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वेक्टर इस तरह से होगा, तो अगर इसका कंपोनेंट निकालेंगे हम तो इसका x कंपोनेंट आएगा इधर, इधर मतलब नेगेटिव x एक्सिस के अराउंड, और इसका y कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अराउंड। आ रही बात समझ में? अगर ऐसे ही वेक्टर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर आप इसकी प्रोजेक्शन लोगे तो x प्रोजेक्शन जो है इसकी वो तो नेगेटिव x एक्सिस के अराउंड आएगी इस डायरेक्शन में, और जो y कंपोनेंट है इसका वो भी नेगेटिव y एक्सिस के अराउंड आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन लेते हैं ना कंपोनेंट की वो ओरिजिन से और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट भी नेगेटिव, y कंपोनेंट भी नेगेटिव, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x कंपोनेंट तो पॉजिटिव आएगा लेकिन y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा। आ रही बात समझ में? ये आ जाएगा आपका y कंपोनेंट, ये आ जाएगा आपका x कंपोनेंट। ठीक, तो हमारा जो वेक्टर हमको गिवन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका x कंपोनेंट तो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग आ जाएगा और y कंपोनेंट नेगेटिव y के अलोंग। कहने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में आएगा। समझ रहे ना? ठीक है, तो अब तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, लेकिन उसके लिए हमको एंगल चाहिए होता है भाई, चाहे तो इस एक्सिस से पता हो या इस एक्सिस से पता हो, एक एंगल पता होना चाहिए, है ना, एक एंगल पता होना चाहिए। अब एंगल तो हमको यहां पे दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पर, लेकिन यहां पे तो कोई एंगल नहीं पता है। ये एंगल क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम ये तो जानते हैं कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल, ये दो लाइन है मान लीजिए, इसके बीच का एंगल 37 डिग्री है। मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करी इस एक्सिस पर, इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऊपर वाली लाइन पर या ऊपर वाले सरफेस पर। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 37 डिग्री है तो इनकी परपेंडिकुलर्स के बीच का जो एंगल है ये भी 37 डिग्री ही आएगा, है ना, इसकी परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी 37 डिग्री होगा। आगे बात समझ में? अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर, उनको जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है उन दोनों लाइन पर, उन परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा ही आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वेट तो उस पे परपेंडिकुलर है। ये जो वेट हमने ड्रॉ किया ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अगर इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एंगल 37 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन के और इस प्लेन के बीच में, रैंप के बीच में एंगल 37 डिग्री है, तो इन दोनों प्लेन्स के जो परपेंडिकुलर हैं उनके बीच का एंगल भी कितना आना चाहिए? 37 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर तो हो गया वेट हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है। आगे बात समझिए, वेट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन हमने खुद ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना आएगा? 37 डिग्री। ये बात आई समझ में कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उन पर जो ड्रॉन नॉर्मल्स हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो दे विल इंटरसेक्ट एट थीटा एंगल, उनकी नॉर्मल्स भी थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये लाइंस के बीच का एंगल, लाइंस के बीच का एंगल, ये इंक्लाइंड लाइन और इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में 37 डिग्री एंगल है। तो इन पर जो दो परपेंडिकुलर है, वेट जो कि हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन जो इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल भी 37 डिग्री होगा। ठीक, अब बस सिंपल हमको ये रिजोल्यूशन करना रह गया है कि भाई एक लाइन हमको ये दे रखी है, एक लाइन हमको ये दे रखी है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 900 न्यूटन, ये एंगल 37 डिग्री है, कंपोनेंट निकाल लें। तो
तो देखिए जिस लाइन से हमको एंगल दे रखा है, मैं अगर कंपोनेंट निकालूं कैसे निकालूंगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां से, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन पर। तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी इस लाइन के अलॉन्ग वो इस बेस के बराबर होगी, है ना? इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस के बराबर होगी। ये है 900 न्यूटन। तो बेस कितनी आ जाएगी? क्या बेस को मैं 900 cos 37 डिग्री लिख सकता हूं, है ना? बेस को लिखा जा सकता है 900 cos 37। बेस आएगी हाइपोटेन्यूज cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर है इसकी, ये परपेंडिकुलर, इसको कितना लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 900 sin 37 डिग्री। अगर हाइपोटेन्यूज हमारी 900 न्यूटन है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस 900 cos 37 और परपेंडिकुलर 900 sin 37 लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर जो है, ये जितनी ये परपेंडिकुलर है, ये हो गई कंपोनेंट। भाई आप अगर मान लो इस लाइन पर इसका प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, आप वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये लाइन और ये लाइन बराबर है ना? थोड़ी सी गलत बन गई डायग्राम में, शायद आपको लगे कि हाँ बराबर नहीं है। ये देखिए ऐसे, है ना? ये लाइन और ये लाइन बराबर है। तो ये जो प्रोजेक्शन, ये जो कंपोनेंट आएगा इस लाइन के अलावा, उसको हम 900 sin 37 लिख सकते हैं। तो ये कंपोनेंट हो गया इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, ये कंपोनेंट हो गया इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब अगर इसका एंगल ये 37 डिग्री है इससे, तो इसके अलावा इसका कंपोनेंट आ जाएगा 900 cos 37 डिग्री। और इस लाइन, इस डायरेक्शन के अलावा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना आएगा? 900 sin 37 डिग्री। ये दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक। अब देखिए cos 37 और sin 37 कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बता दूं। देखिए 37 डिग्री जो है ना, ये फिजिक्स में बार बार रिपीट होगा। तो ये वैल्यूज आपको cos 37, sin 37, tan 37 की पता होनी चाहिए, और 53 डिग्री की मैं दोनों ही बता देता हूं आपको। देखिए cos 37 डिग्री एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल होता है, मान लो ये 90 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री, ठीक। तो एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल होता है जिसमें बेस 4 हो, परपेंडिकुलर 3 हो और हाइपोटेन्यूज 5 हो, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम 53 डिग्री एंगल लें, मान लीजिए 53 डिग्री एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल लें, तो उसमें बेस 3, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5 होता है। तो इसमें ये याद रखिएगा cos 37 डिग्री होता है 4/5, sin 37 डिग्री होता है 3/5 और टेंजेंट 37 डिग्री ना, टेंजेंट 37 डिग्री होता है 3/4। इसी तरह से cos 53 डिग्री होता है 3/5, sin 53 डिग्री होता है 4/5 और टेंजेंट 53 डिग्री होता है 4/3, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको मतलब बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। 37 डिग्री 53 एंगल्स कई बार आएंगे हमारे सामने, तो इसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये याद रखना। तो जो कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू रैम्प, रैम्प के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कितना है? वो है 900 sin 37 डिग्री। तो 900 और sin 37 कितना हो गया? sin 37 डिग्री हो गया 4/5, नहीं sin 37 हो गया 3/5, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 183, 540 न्यूटन। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये जो वेट का कंपोनेंट आएगा वो आएगा 900 cos 37। 900 cos 37 मतलब 900 इंटू 4/5 क्या आ जाएगा? 720 न्यूटन।
ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर ये व्हील चेयर और पर्सन दोनों का कंबाइंड वेट 900 न्यूटन है, तो उसके वेट का एक कंपोनेंट तो डाउनवर्ड, देखा है आपने कभी भी इंक्लाइन प्लेन पर अगर किसी बॉक्स को रखें तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करता है, क्यों? आपने कोई फोर्स नहीं लगाई है, उसको ऐसे ही रखेंगे इंक्लाइन प्लेन पर तो नीचे की तरफ फिसल आता है, क्यों? क्योंकि उसका वेट का कंपोनेंट उसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट कराता है और एक कंपोनेंट उसका वेट का इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो इस तरह से हम वो परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। एक एरोप्लेन है, उसका टेक ऑफ हुआ और कितने एंगल पर उसने टेक ऑफ किया कि जो ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल सरफेस है उससे 60 डिग्री एंगल पर वो टेक ऑफ कर रहा है। उसकी जो वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ वो 200 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर मान लीजिए हम ये मान लें ये ग्राउंड है ना और प्लेन यहां से 60 डिग्री एंगल पर टेक ऑफ करता है, तो देखिए प्लेन अभी यहां पर है, फिर यहां जाएगा, यहां पहुंचेगा, है ना, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे इसी लाइन के अराउंड प्लेन आगे चलता रहेगा। इस डायरेक्शन में प्लेन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में जो स्पीड है प्लेन की, है ना, वो 200 किलोमीटर पर आवर है। तो हम देखिए जैसे जैसे प्लेन इस डायरेक्शन के अलोंग आगे बढ़ रहा है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। यहां से टेक ऑफ किया उसने, कुछ टाइम के बाद यहां पर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखें तो यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखें यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो मतलब देखिए वो मूव इस डायरेक्शन के अलोंग कर रहा है, मूव इस डायरेक्शन के अलोंग कर रहा है ना, इस डायरेक्शन के अलोंग एक्चुअली प्लेन मूव कर रहा है, लेकिन कुछ डिस्टेंस तो वो इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग भी वो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। इसी तरह से उसकी हाइट भी बढ़ रही है। मान लीजिए अगर इसको हम वर्टिकल एक्सिस मान लें तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है ना, धीरे धीरे ग्राउंड से उसका जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, हाइट इंक्रीज होती जा रही है। तो इस डायरेक्शन में भी वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इधर तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली तो वो 200 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन के अलोंग उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इस डायरेक्शन के अलोंग उसकी स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, तो वही उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर हमको यह पता करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कितनी स्पीड से चल रहा है, वर्टिकल के अलोंग इसकी स्पीड क्या है, तो हमको इसकी वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने होंगे। समझ गए? हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी स्पीड से चल रहा है वो अगर हमको पता करना है तो हमको इसके वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना होगा, वर्टिकल के अलावा कितनी स्पीड से चल रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का उसके लिए। तो मान लीजिए ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है इसका, डायरेक्शन ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। अगर मुझको इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्शन निकालूंगा इसकी वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग। इसका जो एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर है ना उसकी लेंथ की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी आएगी वो देखिए हम, वो ये बेस के बराबर होगी, और वर्टिकल के अलोंग कितनी आएगी तो वर्टिकल के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो लेंथ है ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, उसकी वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो बेसिकली हम देखें इतनी आएगी ये प्रोजेक्शन बाय एक्सिस के अलोंग, तो इतनी आएगी जितनी परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्सिस के अलोंग इतनी आएगी जितनी बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बेस राइट एंगल ट्रायंगल की हो जाएगी 200 cos 60 और परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल की हो जाएगी 200 sin 60 ना। ये हमारे पास आ जाएगा 200 cos 60, 200 इंटू 1/2 100 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 200 sin 60, 200 sin 60 होता है √3/2, तो 100 √3 किलोमीटर पर आवर। ये इसके कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी के।
अब इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए जरा कि इन कंपोनेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। जो मैं बता रहा था अभी आपको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी स्पीड से कर रहा है, तो 100 किलोमीटर पर आवर से करेगा। और वर्टिकल हाइट इसकी कितनी स्पीड से बढ़ेगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितनी स्पीड से, 100√3 किलोमीटर पर आवर से। देखिए जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो तो 60 डिग्री एंगल पर है, तो ये इस लाइन के अराउंड मूव करेगा, है ना। मान लीजिए टी टाइम के बाद ये यहां पर है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रहा है, 200 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल जो इसने ट्रैवल किया टी टाइम में, ये कितना आएगा, तो इस डायरेक्शन में स्पीड 200 है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 200t, है ना। तो हम देखें जब ये यहां पर होगा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसके डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, इसके डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है। वर्टिकल के अलोंग कितना आएगा, तो वर्टिकल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो ये बेसिकली इस परपेंडिकुलर के बराबर ही आ जाएगा, एल्टीट्यूड हाइट ग्राउंड से इस परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगी। तो देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आ जाएगा 200t cos 60 और ये आ जाएगा 200t sin 60, ये आ जाएगा 100√3t और ये आ जाएगा 100t। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स एक्सिस के अलावा और वाई एक्सिस के अलावा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में। तो स्पीड निकालो, अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी स्पीड निकालो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस डायरेक्शन में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पीड निकालना, तो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100t अपॉन टी, कितना हो गया 100। ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स स्पीड जो है वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग 100√3 अपॉन टी, √3t अपॉन टी, टी एलिमिनेट हो जाएगा 100√3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि एक्चुअल तो प्लेन इधर मूव कर रहा है, लेकिन हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि प्लेन जो है वो वर्टिकल के अलोंग भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्लेन का हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको यहां पे पहुंचा तो हम ये देख सकते हैं कि उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया और कुछ हाइट भी बढ़ी उसकी, कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हम ये देखना चाहें अगर कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी स्पीड से चल रहा है, तो आपको उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ट्रू वेलोसिटी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। वो वही स्पीड के बराबर आएगा जिस स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग वो बताएगा कि वो वर्टिकल के अलोंग कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन रोज ए बोट विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कि एक पर्सन है, अगर हम देखें कि इस प्लेन में अगर हम ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मार्क करें, ये डायरेक्शन हो गई हमारी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ इस प्लेन में। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, और एक्चुअली नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो लेते हैं हम लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल और 45 डिग्री टू दी वर्टिकल, मतलब नॉर्थ से 45 डिग्री या वेस्ट से 45 डिग्री, वो डायरेक्शन हम नॉर्थ वेस्ट लेते हैं ना। चलिए सीधी लाइन नहीं बन रही थी, अब बना दे, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो वो बोट को इस डायरेक्शन के अलोंग लेके जा रहा है, कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर हमको दे रखा है शोर लाइन, शोर लाइन मतलब जो किनारा है, जो किनारा है वो किनारा भी ये नहीं है, ईस्ट वेस्ट लाइन जो है ये किनारा नहीं है रिवर का जिसमें वो बोट रो कर रहा है, बल्कि शोर लाइन जो है वो फर्दर
15 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है साउथ ऑफ वेस्ट। शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ। तो वेस्ट से साउथ की तरफ मतलब इधर चले, तो यहां कितना 15 डिग्री एंगल, वेस्ट से 15 डिग्री एंगल पर है शोर लाइन। तो किनारा जो है बोट का वो ये है, ठीक है, ये शोर लाइन है। जो कि वेस्ट से 15 डिग्री एंगल पर है। और जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ से या वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई 45 डिग्री एंगल पर। तो बेसिकली हम देखें शोर लाइन से ये कितने एंगल पर जा रही है बोट, जो रिवर का शोर है, जो किनारा है, उससे कितने एंगल पर जा रही है, उससे टोटल एंगल हो जाएगा 45 प्लस 15 60 डिग्री। तो अगर मैं ये बनाऊं इस तरह से कि भाई ये शोर लाइन है, मान लो शोर लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं, ये किनारा है रिवर का, तो रिवर के किनारे से कितनी डिग्री एंगल पर रो कर रहा है ये बोट को, 60 डिग्री एंगल पर। कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर से। तो हमको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट बताना है कि भाई देखा जाए तो ये किनारे के अलोंग भी चल रहा है, इस किनारे के अलोंग भी, शोर लाइन के अलोंग इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, प्लस शोर से अवे भी मूव कर रहा है, तो शोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो शोर लाइन के अलोंग, एक शोर लाइन के परपेंडिकुलर। कितने आएंगे वो हमको बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे शोर लाइन पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे शोर लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो ये लेंथ आ जाएगी वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये लेंथ आ जाएगी, ये प्रोजेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ठीक है। x कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग शोर लाइन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग शोर लाइन, इसको Vx कह देते हैं। ये आएगा कितना आएगा, ये बेस आ जाएगा इसका, है ना, ये बेस हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये y कंपोनेंट उतना ही आएगा जितना परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो Vx तो आ जाएगा V cos 60 और Vy आ जाएगा V sin 60। तो V cos 60 का मतलब हो गया V है 18, cos 60 हो गया 1/2, ये आ गया आपका 9 किलोमीटर पर आवर। तो शोर लाइन के अलोंग तो वो ट्रेवल कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शोर लाइन ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट शोर लाइन के परपेंडिकुलर, उसको हम Vy कह देते हैं। तो हम मैं बता रहा था वो आएगा V sin 60, V मतलब 18 और sin 60 मतलब √3/2, ये आ जाएगा 9√3 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो जो बोट है उस बोट की वेलोसिटी शोर लाइन के अलोंग कितनी आएगी, शोर लाइन के अलोंग कितनी स्पीड से चलेगा, वो किनारे के पैरेलल कितनी स्पीड से चलेगा, और किनारे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है, वो हम ये कंपोनेंट से बता सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए है 4i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी है 6i कैप प्लस 8j कैप। अब ये दोनों वेक्टर हमको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, और हमको ये दे रखा है कि वेक्टर ए इन दो वेक्टर्स का सम है, जिसमें से एक है 4i कैप और एक है 3j कैप। 4i कैप का मतलब हो गया एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 4 यूनिट है, और i कैप बता रहा है कि ये x एक्सिस के अलोंग है। i कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है। फिर इसी तरह से ये 3j कैप मतलब ये एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट्स है, डायरेक्शन j कैप रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन है y एक्सिस के अलोंग।
इसी तरह से बी भी दो वेक्टर्स का सम है, जिसमें से एक वेक्टर 6i कैप मतलब वेक्टर 6 यूनिट का, जिसका मैग्नीट्यूड i कैप मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग है। दूसरा कंपोनेंट इसका 8j कैप है, 8 यूनिट का वेक्टर y एक्सिस के अलॉन्ग। ये इन दो वेक्टर्स का सम है। तो हमको बताना है कि अगर इन a और b को हम ऐड करें, a और b का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं a प्लस b करता हूं, a है 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसके साथ मैं ऐड करूंगा किसको, 6i कैप को प्लस 8j कैप। ठीक है। देखिए सबसे आसान क्या रहता है, सबसे आसान रहता है कि हम उन वेक्टर्स को ऐड करें जिनकी डायरेक्शन सेम हो, है ना। हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ा कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, जैसे मान लो स्मॉल a और स्मॉल b दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा, जिसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट करेंगे तो सिंपली ये मॉड a प्लस मॉड b, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मॉड सिंपल मॉड a प्लस मॉड b के बराबर होगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनको ऐड करना सबसे आसान है ना। हम क्या करें, दो ग्रुप बना लें, i कैप और i कैप। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों x एक्सिस वालों को आराम से ऐड कर लीजिए। क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 है, और डायरेक्शन वही रहेगी। पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन की रिजल्टेंट वही आती है ना, जो पैरेलल वेक्टर्स के रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही आती है जो इंडिविजुअल जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, है ना, जो कंपोनेंट वेक्टर्स की होती है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही आएगी। इसी तरह से 6 कैप, 8j कैप और 3j कैप को ऐड कर लें तो ये ऐड होके आ जाएगा 11j कैप। तो देखिए कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना बहुत आसान है। x कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लो, y कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर लो। आ रही बात समझ में? तो वही हमने किया, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इनका सम कर लिया, ये पैरेलल है, इनका भी मैग्नीट्यूड ऐड होगा तो सिंपल ऐड कर दिया, तो 10i कैप प्लस 11j कैप। अब हमको इसका मॉड बताना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड। तो मैंने बताया था कि भाई अगर एक वेक्टर r आपको दे रखा है, मतलब वेक्टर a दे रखा है आपको, axi कैप प्लस ayj कैप, तो इसका मॉड कितना आता है, मॉड ऑफ वेक्टर a कितना होगा, सिंपल ax² प्लस ay² का स्क्वायर रूट। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आता है √a² प्लस b²। तो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये x एक्सिस के अलॉन्ग, ये y एक्सिस के अलॉन्ग। एंगल कितना आएगा i कैप और j कैप के बीच में, 90 डिग्री। i कैप हो गया x एक्सिस के अलॉन्ग, j कैप हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग। एंगल कितना होगा इनके बीच में, 90 डिग्री एंगल होगा। तो देखिए हम अगर मॉड करें तो मॉड आ जाएगा इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर 121। तो ये हमारे पास ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मॉड आ जाएगा √221 यूनिट्स। ये तो हो गया इसका मॉड। क्योंकि यूनिट हमको पता नहीं है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ पता नहीं है, तो इस तरह से यूनिट्स लिख देते हैं। फिर डायरेक्शन बतानी है कि भाई डायरेक्शन क्या आएगी। तो मान लो लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये जो वेक्टर आया हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू x एक्सिस। मान लो कि ये जो हमको वेक्टर गिवन है ये x एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ना, कि मान लो इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा डिग्री है x एक्सिस से। तो हमको थीटा बताना है कि थीटा कितना आएगा, x एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा, डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक, तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि अगर ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, और ये है वेक्टर a जो कि x एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इसका जो x कंपोनेंट आता है वो मॉड a cos थीटा होता है, ये पढ़ा हमने, और y कंपोनेंट जो आता है वो मॉड a sin थीटा होता है। ठीक,
और इसी वेक्टर को हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर इसका एंगल एक्स एक्सिस से थीटा है तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा? टेंजेंट थीटा को ये लिख सकते हैं ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा का मतलब हो गया ए वाई कंपोनेंट और ए कॉस थीटा का मतलब हो गया ए एक्स कंपोनेंट। तो हम टेंजेंट थीटा को ए वाई बाई ए एक्स लिख सकते हैं। वही करेंगे यहां पर। ए प्लस बी जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना आना चाहिए? ए और बी का एक्स कंपोनेंट। ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट कितना है? 10 आई कैप। और y कंपोनेंट कितना है? 11 j कैप। तो tan थीटा आएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई तो हो गया 11 और ए एक्स हो गया 10। तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा कितना आएगा? थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 11 बाय 10। ठीक है, इस तरह से हम एंगल को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इस रिजल्टेंट का ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल एक्स एक्सिस से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 11 बाय 10 होगा। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं वो भी ठीक वैसे ले रहे हैं जैसा हमने पिछली बार लिया था। बस मैंने अब की बार जो है y कंपोनेंट और x कंपोनेंट एक एक क्वेश्चन में नेगेटिव कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि अगर कंपोनेंट नेगेटिव दे रखा है तब कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 3i कैप प्लस 3i कैप और माइनस 2i कैप का क्या मतलब है। इसका सीधा सा मतलब है कि 3i कैप तो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और माइनस 2i कैप है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। माइनस i कैप का मतलब डायरेक्शन तो वही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन माइनस i कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस और प्लस i कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये दो वेक्टर हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, 3i कैप और माइनस 2i कैप, ये दो वेक्टर हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनका सम, मान लीजिए दो वेक्टर a और b एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल मतलब थीटा उनके बीच में कितना है? 180 डिग्री है ना, टेल टू टेल अरेंज करने पर 180 डिग्री एंगल आ रहा है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उनके रिजल्टेंट का मॉड कितना आता है? उनके रिजल्टेंट का मॉड आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 होता है -1, तो इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन सिंपल a माइनस बी का मॉड। जो रिजल्टेंट का मॉड आएगा वो सिंपल मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b के बराबर होगा। ठीक, मतलब आपको दोनों वेक्टर्स का सिंपल सब्ट्रैक्शन, उनके मॉड्स को मतलब मॉड्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये हमने देखा रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो आएगी जो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन वो आएगी जो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब मान लीजिए हम करते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी करने के लिए हमको क्या करना है? 3i कैप माइनस 4j कैप जो a वेक्टर है इसके साथ ऐड कर लेना है माइनस 2i कैप प्लस 6j कैप। तो ये हमारे पास आएगा 3i कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6j कैप। इन दोनों को एक साथ ऐड कर लें, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लें, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये प्लस एक्सिस के अलॉन्ग, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसे ही ये दोनों वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब हम देखें भाई सिंपल 3 माइनस 2 कितना आएगा? 1, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? प्लस आई कैप की माइनस आई कैप। तो हम देखें जो वेक्टर बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन आएगी, तो बड़ा कौन सा है? 3 आई कैप। तो ये सिंपल 1 आई कैप आ जाएगा। तो देखिए वेक्टर एडिशन सिंपल, यहां पर अगर दो वेक्टर एक ही एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हो, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट फॉर्म में हो, आई कैप जे कैप लगे हो, तो अपने आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो अपने आप सिंपल कॉमन अलजेब्रा की तरह, जैसे हम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 3 जो है 2 हो गया, या 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, उस तरह से आ जाएगा, है ना। तो कंपोनेंट फॉर्म में तो ऐड करना बहुत आसान है। ऐसे ही माइनस 4j कैप प्लस 6j कैप कितना देगा? प्लस 2j कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b आ गया। ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट, ये इस वेक्टर का y कंपोनेंट। मॉड a प्लस b कितना होगा? मॉड a प्लस b आ जाएगा अंडर रूट
एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यह रहेगा अंडर रूट 1 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू रूट 5, है ना। और इसी तरह से मान लीजिए इफ थीटा बी दी एंगल of inclination of A plus B from x axis, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 2 और x कंपोनेंट कितना है 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा विल बी टेंजेंट इनवर्स 2, है ना। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये आपको समझ में आया कि अगर हमको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है वेक्टर्स तो हम कैसे उनका सम या डिफरेंस करेंगे, ठीक है।